वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग डीप डाइव करने वाले हैं एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन पर। यस, लिटरल एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन। ये एक्सप्लेनर है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स के बारे में। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बस हिस्ट्री के गीक हो, ये सेशन एंशिएंट कॉमर्स और कल्चर के सारे कनेक्शंस को ना एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, let's just quickly breeze through our agenda for today. Number 1, ancient trade and traders. 2, coastal kingdoms, focusing on the Movender. 3, Satavahanas and the Dakshinapatha. 4, the Great Silk Road. 5, Kushanas and gold coins. And finally, number 6, the spread of Buddhism. Let's get right into it. All right, Section 1, Ancient Trade and Traders. So the very first basic question that pops up is, हजारों साल पहले why were people always on the move? आखिर लोग अपना घर छोड़कर इतना लंबा और डेंजरस सफर क्यों तय करते थे? Just imagine a young girl, let's call her Jagini, at a local village fair. वो नोटिस करती है कि कैसे लोग दूर शहर से आते हैं, bringing shiny steel pots, bright plastic buckets और नई-नई clockwork toys. फिर शाम तक अपना सारा सामान बेचकर बसेस और ट्रक्स में पैक करके वापस चले जाते हैं. She wonders, right? Why are they always on the move? यही सेम हंगर, ये बेसिक ह्यूमन डिजायर फॉर न्यू एक्साइटिंग गुड्स, जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी की डिमांड थी, लोगों को वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पर मजबूर करती थी. बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो ट्रेडर्स की आसान सी डेफिनेशन ये है, पीपल हु बाय थिंग्स वेयर दे आर मेड एंड सेल देम एल्सवेयर. साउंड्स सुपर सिंपल, राइट? लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक मैसिव रोल प्ले करता था. इन्हीं ट्रेडर्स ने फिजिकल गुड्स कैरी करके ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बल्कि पूरी दुनिया को एक्चुअली फिजिकली और कल्चरली कनेक्ट किया. So the crucial point here is, ancient world की इकोनॉमी पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर ही चल रही थी. South India was incredibly famous for gold, precious stones और spices. और spices में स्पेशली पेपर. I mean, पेपर की रोमन एम्पायर में इतनी क्रेजी डिमांड थी कि उसको लिटरली ब्लैक गोल्ड बुलाते थे. और इसका अनडिनाइबल प्रूफ क्या है? हमें ऐसे मैसिव होर्ड्स ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं जो साउथ इंडिया में डिग अप हुए हैं. थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड. और ये ट्रेड इतना फास्ट कैसे हुआ? वेल, सेलर्स फिगर्ड आउट अ टोटल गेम चेंजर. उन्होंने साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का जीनियस यूज किया ताकि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को एकदम रैपिडली क्रॉस किया जा सके. नो इंजन्स, जस्ट प्योर नेविगेशन स्किल्स. अगर आपको इस बस्लिंग ट्रेड का डायरेक्ट ऑन द ग्राउंड प्रूफ चाहिए ना, तो इस एंशिएंट संगम पोएम का ये एक्सर्प्ट पढ़िए. Here are brought swift prancing horses by sea in ships, bales of black pepper in carts, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar. दोस्तों ध्यान रखिए, ये सिर्फ कोई हवाई पोएट्री नहीं है, ये एक्चुअली हार्डकोर हिस्टोरिकल एविडेंस है ऑफ अ मैसिव सुपर बिजी इंटरनेशनल पोर्ट सिटी कॉल्ड पुहार. Now notice the sheer complexity of the trade networks mapped out here. IAS aspirants especially pay attention to this. देखिए कैसे एग्जैक्ट मैपिंग होती थी कि इंपोर्ट्स कहाँ से आ रहे थे. हॉर्सेस शिप से आ रहे हैं, ब्लैक पेपर लैंड रूट से कार्ट्स में, जेम्स और गोल्ड डायरेक्टली हिमालयाज से आते थे, सैंडलवुड वेस्टर्न हिल्स से, पर्ल्स सदर्न सीज से और कोरल्स ईस्टर्न ओशन से. लिटरली इवन पॉटरी म्यांमार से इंपोर्ट हो रही थी. इट वॉज एन एब्सोल्युटली इंटरकनेक्टेड ग्लोबलाइज्ड नेटवर्क. मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, कोस्टल किंगडम्स, द मूवेंदार. अब आप ही सोचिए, जब पोर्ट्स पर इतना सारा वेल्थ इकट्ठा होगा तो पावरफुल रूलर्स का राइज होना तो ऑब्वियस ही है ना? लेट्स लुक एट हाउ दिस इमेंस ट्रेड वेल्थ फ्यूल्ड द कोस्टल किंगडम्स. संगम पोएम्स में ना एक बहुत ही प्रोमिनेंट वर्ड बार बार यूज होता है, मूवेंदर. ये बेसिकली एक तमिल वर्ड है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है 3 चीफ्स, और ये रेफर करता है उन 3 पावरफुल रूलिंग फैमिलीज को जिन्होंने अराउंड 2300 ईयर्स अगो साउथ इंडिया को कंप्लीटली डोमिनेट किया. एग्जाम पर्सपेक्टिव से यू डेफिनेटली नीड टू हैव दीज नेम्स कंप्लीटली मेमोराइज्ड. ये दी चोलास, दी पांड्यास और दी चेरास, इन तीनों में से हर एक फैमिली के पास पावर के 2 डिस्टिंक्ट सेंटर्स थे, एक इनलैंड टेरिटरी और एक मेजर कोस्टल पोर्ट. तो मैथमेटिकली टोटल 6 मेजर सिटीज थी, बट उनमें से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. एक था पुहार या कावेरीपट्टनम जो चोलास का ग्रैंड पोर्ट था, और दूसरा मदुराई जो पांड्यास की फेमस कैपिटल थी. तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट नोटिस कीजिए. नॉर्थ के टिपिकल एम्पायर्स के मुकाबले ये सदर्न रूलर्स एक्चुअली रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे. नो रेगुलर टैक्सेस,
क्रेजी राइट? इनका इकोनॉमिक मॉडल टोटली अलग था। ये अपनी प्रजा से गिफ्ट्स डिमांड और रिसीव करते थे। जब उनको एक्स्ट्रा वेल्थ चाहिए होती तो दे सिंपली कंडक्टेड मिलिट्री एक्सपेडिशंस टू एक्सट्रैक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, और जो भी वेल्थ मिलती वो अकेले नहीं रखते थे, उसे अपनी फैमिली, सोल्जर्स और कोर्ट के संगम पोएट्स के बीच खुले हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इन रिटर्न द पोएट्स लिटरली sang देयर प्रेजेस, क्योंकि इन चीफ्स से उनको हेविली रिवॉर्ड किया जाता था विद गोल्ड, हॉर्सेस, चैरियट्स और एकदम फाइन क्लॉथ। ऑलराइट, टाइमलाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 3, सातवाहनाज एंड द दक्षिणापथा। लेट्स ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्टर्न इंडिया, जहां एक नई डोमिनेंट डायनेस्टी अपना होल्ड मजबूत कर रही थी। ये नए रूलर्स कंट्रोल कर रहे थे दक्षिणापथा को। ये एक डीपली सिग्निफिकेंट संस्कृत टर्म है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। दक्षिण मीन्स साउथ और पाथा मीन्स रूट, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ। ओवर टाइम ये पूरे सदर्न रीजन और वहां के रूलर्स का एक कलेक्टिव नाम बन गया। और इस रीजन के अनडिस्प्यूटेड लॉर्ड्स कौन थे? द सातवाहनाज। सबसे इंपॉर्टेंट सातवाहना रूलर थे गौतमीपुत्रा श्री सातकर्णी। अब आप सोच रहे होंगे हमें इनके बारे में इतनी ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डिटेल मिलती कहां से? वेल, एक ब्रिलियंट इंस्क्रिप्शन से, जो एक्चुअली उनकी मदर गौतमी बालाश्री ने बनवाया था। मिटर्नल इंस्क्रिप्शंस एंशिएंट हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए बहुत ही क्रूशल होते हैं। सातकर्णी ने एक्टिवली अपनी आर्मीज को ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट पर भेजा। वाई? ताकि उन सभी लुक्रेटिव पोर्ट सिटीज पर सातवाहनास का एब्सोल्यूट कंट्रोल बन सके। ओके, मूविंग टू सेक्शन 4, द ग्रेट सिल्क रूट। अब हम साउथ इंडिया के लश ट्रॉपिकल कोस्ट्स को छोड़कर एकदम अलग दुनिया में चलते हैं। सेंट्रल एशिया के फ्रीजिंग माउंटेन्स और हार्श डेजर्ट्स का लंबा सफर। लेकिन इस रूट के मैकेनिक्स समझने से पहले उस प्रोडक्ट को तो समझिए जो इस सब का कारण था, सिल्क। Let me tell you, making silk is incredibly complicated. पहले रॉ सिल्क को प्रॉपर्ली सिल्क वर्म्स के कोकून से एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसको फिर केयरफुली थ्रेड में स्पिन करना और फाइनली उसे ग्लॉसी क्लॉथ में वीव करना। द क्रेजी थिंग इज, ये एग्जैक्ट टेक्निक चाइना में 7000 years ago इन्वेंट हुई थी और उन्होंने कंप्लीटली इस सीक्रेट को हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपा कर रखा। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इतने बड़े एम्पायर्स डेस्परेटली इन डेंजरस रिमोट रोड्स को कंट्रोल क्यों करना चाहते थे। सोचिए, ट्रेडर्स लिटरली अपनी जान जोखिम में डालकर ये सिल्क चाइना से ऑन फुट, हॉर्सबैक या कैमल्स पर ट्रांसपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि रोम में अराउंड 2000 साल पहले सिल्क पहनना द अल्टीमेट फैशन स्टेटमेंट, द एब्सोल्यूट स्टेटस सिंबल बन गया था। ये जर्नी एक्सेप्शनली डेंजरस थी, तो वहां के लोकल किंग्स और ट्राइब्स ने इस रूट के लार्ज पोर्शंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रेडर्स उनको टैक्स, ट्रिब्यूट और गिफ्ट्स देते थे और बदले में किंग्स उन्हें रास्ते के हाईवे रॉबर्स से प्रोटेक्शन देते थे। It was a massive revenue source. Now, सिल्क रूट से टैक्स कलेक्ट करना एक बात है, लेकिन उसको पूरी तरह से डोमिनेट करना, that is next level. Section 5, Kushanas and gold coins. Let's look at the undisputed masters of this incredibly wealthy trade. लगभग 2000 साल पहले कुशानाज एक मैसिव एम्पायर रूल कर रहे थे अक्रॉस सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उनके मेजर पावर सेंटर्स थे पेशावर और मथुरा, अलॉन्ग विद द ग्रेट सिटी ऑफ टैक्सिला। कुशानास की इकोनॉमिक विजन एकदम क्लियर थी। उन्होंने सिल्क रूट की एक स्पेसिफिक ब्रांच को सेंट्रल एशिया से आगे बढ़ाकर डायरेक्टली इंडस रिवर के सीपोर्ट्स तक एक्सटेंड कर दिया। इससे हुआ क्या? सिल्क इजीली डायरेक्टली रोमन एम्पायर तक शिप किया जा सकता था। एंड देयर बिगेस्ट अचीवमेंट, कुशानास वर लिटरली अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट जिन्होंने ग्लोबली एक्सेप्टेड गोल्ड कॉइन्स इशू किए। और ये स्पेसिफिकली इसलिए किया गया ताकि इस बूमिंग सिल्क रूट ट्रेड को स्मूथली फैसिलिटेट किया जा सके। अब एक और सोचने वाली बात यह है कि ट्रेडर्स सिर्फ फिजिकल गुड्स कैरी थोड़ी करते हैं, वो अपने बिलीफ्स और आइडियाज भी तो साथ ले जाते हैं। सेक्शन 6, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। देखते हैं कि ये एंशिएंट ट्रेड नेटवर्क्स एक्चुअली रिलीजियस हाईवेज कैसे बन गए। The most famous Kushana ruler, the Kanishka, who ruled around 1900 years ago. उन्होंने अग्रेसिवली बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया और एक मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की। उन्हीं के कोर्ट में थे द ब्रिलियंट पोएट अश्वघोषा थे, जिन्होंने बुद्धा की एक ऑफिशियल बायोग्राफी बुद्धाचरिता कंपोज की। और यहां एक मेजर चेंज देखिए, पहले की तरह प्राकृत नहीं, अब बुद्धिज्म के स्कॉलर्स डिलिबरेटली संस्कृत में लिखना शुरू कर रहे थे। दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स में जो ट्रेड पासेस थे, वहां किंग्स, फार्मर्स और रिच मर्चेंट्स अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा जेनरसली डोनेट कर रहे थे ताकि पहाड़ों में मॉन्क्स के लिए केव्स बनवाई जा सकें। सी द लिंक? ट्रेड और रिलीजन एब्सोल्युटली एक साथ पनप रहे थे। क्योंकि एट द सेम टाइम थियोलॉजी में भी एक प्रोफाउंड शिफ्ट आ रहा था। लेट्स कंपेयर दिस। अर्ली बुद्धिज्म में बुद्धा की कोई डायरेक्ट ह्यूमन मूर्तियां नहीं बनती थी। उनकी प्रेजेंस को साइंस के थ्रू दिखाया जाता था, जैसे कि एन एम्प्टी सीट या द पीपल ट्री। और मेन गोल था कि एनलाइटमेंट मिलने के बाद लोग सोसाइटी से कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएं।
बट महायाना बुद्धिज्म के आते ही पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अब मथुरा और टैक्सिला की वर्कशॉप्स में मैग्निफिसेंट बुद्धा स्टैचूज बनने लगे और फोकस टोटली शिफ्ट हो गया बोधिसत्वास पर। ये वो एनलाइटेंड बीइंग्स थे जो निर्वाणा पाने के बाद भी विलिंगली दुनिया में ही रुक गए, सिंपली टू टीच एंड हेल्प ऑर्डिनरी पीपल। ये नया और ज्यादा एक्सेसिबल बोधिसत्व वर्शिप का आइडिया उन्हीं लैंड रूट्स के थ्रू आग की तरह फैल गया, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और आगे जापान तक। बेसिकली इन सिंपल टर्म्स महायाना वेंट नॉर्थ एंड ईस्ट। लेकिन उस ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का क्या हुआ, जिसे थेरावादा बुद्धिज्म कहते हैं? वो प्राइमरली ओशियानिक और कोस्टल ट्रेड रूट्स के माध्यम से साउथ ईस्टवर्ड्स ट्रैवल कर गया, सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रूट्स इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड राइट डाउन टू इंडोनेशिया। और यहीं पर मैं आपको एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग ऑब्जर्वेशन के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस, अगर उन एंशिएंट स्पाइस और गोल्ड ट्रेडर्स ने नेचुरल मॉनसून विंड्स का परफेक्टली यूज किया था उस वास्ट अरेबियन सी को तेजी से क्रॉस करने के लिए, तो आपके हिसाब से थेरावादा बुद्धिज्म और उसके मंक्स ने प्रैक्टिकली श्रीलंका और उन दूर दराज साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स तक का लंबा सफर कैसे तय किया होगा? डिड फेथ लिटरली सेल ऑन द वेरी शिप्स बिल्ड फॉर कॉमर्स? इस हिस्टोरिकल कनेक्शन के बारे में जरूर सोचिए एंड कीप लर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत की एक बहुत ही अनोखी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे उस दौर की जब ज्ञान और अध्यात्म दुनिया भर के लोगों को भारत की ओर खींच रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों की, उसके बाद हम चलेंगे नालंदा के महान शिक्षा केंद्र की ओर, फिर समझेंगे भक्ति आंदोलन के उदय को, और आखिर में बात करेंगे भारत में ईसाई धर्म के शुरुआती आगमन की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। ये उन बेहद साहसी लोगों की कहानी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों को देखने और उनके ग्रंथों को हासिल करने के लिए सच में हजारों मील का जोखिम भरा सफर तय किया था। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो इस सिलसिले की शुरुआत होती है आज से करीब 1600 साल पहले, जब फाहियान भारत आए। उनके बाद 1400 साल पहले ह्वेनसांग का आगमन हुआ और फिर उनके ठीक 50 साल बाद इत्सिंग यहां पहुंचे। आप देख रहे हैं, ज्ञान की इस खोज का ये सिलसिला सदियों तक ऐसे ही लगातार चलता रहा। दिलचस्प बात तो ये है कि इन यात्रियों के वापस लौटने के रास्ते बिल्कुल अलग-अलग थे। फाहियान ने बंगाल से समुद्री रास्ता चुना, जहां उन्होंने भयानक समुद्री तूफानों का सामना किया और जावा होते हुए चीन पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ ह्वेनसांग ने जमीन का रास्ता चुना और वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होते हुए वापस लौटे। ये हमें उस दौर के फैले हुए ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। उस समय समुद्री यात्रा करना कितना खौफनाक था, ये फाहियान के ही शब्दों में सुनिए। उन्होंने लिखा था कि यह समुद्र इतना विशाल है कि इसका कोई अंत नहीं। बिना सूरज, चांद या तारों को देखे ये जानना नामुमकिन है कि पूरब कहाँ है और पश्चिम कहाँ। और अगर मौसम खराब हो, बारिश हो रही हो, तो हवा जिस तरफ ले जाए बस उसी तरफ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता था। अब जरा कल्पना कीजिए, फाहियान का जहाज पूरे 13 दिनों तक एक भयानक समुद्री तूफान में फंसा रहा। ये कोई छोटी बात नहीं है। जहाज को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने अपना सारा निजी सामान तो बेझिझक समंदर में फेंक दिया, लेकिन उन्होंने अपनी अनमोल किताबों और बुद्ध की मूर्तियों को अपने से अलग नहीं होने दिया। सच में इसे कहते हैं ज्ञान के लिए असली दीवानगी। दूसरी ओर अगर हम ह्वेनसांग के सामान की बात करें तो वो भी किसी खजाने से कम नहीं था। सोने, चांदी और चंदन की मूर्तियों के अलावा उनके पास 20 घोड़ों पर लदी 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां थीं। लेकिन रास्ते में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। सिंधु नदी पार करते वक्त उनकी नाव पलट गई और 50 अमूल्य पांडुलिपियां हमेशा के लिए खो गईं। इस हादसे के बाद जो पांडुलिपियां बचीं, उनका अनुवाद करना ही ह्वेनसांग के जीवन का इकलौता मकसद बन गया। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जो है नालंदा महाविहार। आखिर ये सारे तीर्थयात्री ज्ञान की तलाश में जा कहाँ रहे थे? वो जगह थी बिहार का प्रतिष्ठित नालंदा मठ। ह्वेनसांग ने नालंदा के बारे में जो लिखा है वो इसे महज एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी साबित करता है। उनके मुताबिक यहाँ के शिक्षक बेजोड़ काबिलियत वाले लोग थे और मठ के नियम बेहद सख्त थे। अलग अलग शहरों और देशों से बड़े बड़े विद्वान यहाँ अपने डाउट्स क्लियर करने आते थे। और हाँ, यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था।
इसे आप दुनिया की सबसे कठिन प्राचीन एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक मान सकते हैं। होता यह था कि जब कोई नया छात्र नालंदा के मेन गेट पर पहुंचता था तो सबसे पहले मुख्य द्वारपाल ही उनसे बेहद मुश्किल एकेडमिक सवाल पूछता था। अंदर जाने की इजाजत सिर्फ तभी मिलती थी जब आप उन सवालों का बिल्कुल सही जवाब दें। मतलब सिर्फ गेट पार करने के लिए ही आपको बहुत बड़ा ज्ञानी होना जरूरी था। इस एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एडमिशन चाहने वाले हर 10 में से करीब 7 या 8 छात्र तो इस द्वारपाल वाले टेस्ट में ही फेल हो जाते थे। जी हां, वो मेन गेट से ही वापस भेज दिए जाते थे। एडमिशन का सक्सेस रेट महज 20% था। सोचिए उस दौर में कितनी कड़ी कंपटीशन रही होगी। चलिए अब इंस्टीट्यूशनल लर्निंग से आगे बढ़ते हुए हमारे तीसरे टॉपिक पर आते हैं, जो है भक्ति आंदोलन का उदय। एक तरफ जहां अकादमिक शिक्षा अपने क्रम पर थी, वहीं आम लोगों के बीच एक बहुत बड़ा और गहरा आध्यात्मिक बदलाव तेजी से पॉपुलर हो रहा था। अब ये भक्ति शब्द आया कहां से? दरअसल ये संस्कृत के शब्द भज से बना है, जिसका मतलब होता है बांटना या साझा करना। ये कोई दूर दराज का कर्मकांड नहीं था, बल्कि ये भगवान और भक्त के बीच का एक बहुत ही पर्सनल और टू वे रिलेशनशिप था। एक ऐसा रिश्ता जहां भक्त सीधे अपने इष्ट के आनंद और अच्छे भाग्य को उनके साथ शेयर करता है। इस आंदोलन ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था धर्म का लोकतंत्रीकरण। मतलब अब आपको किसी बड़े और महंगे यज्ञ की जरूरत नहीं थी। भगवत गीता पर आधारित यह नया मार्ग सबके लिए खुला था। चाहे आप अमीर हों या गरीब, किसी भी जाति या जेंडर के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आराध्य को किसी भी रूप में पूज सकते थे, एक इंसान के रूप में, शेर के रूप में, पेड़ के रूप में या फिर वराह के रूप में। और इसी सच्ची श्रद्धा ने भारत में शानदार मंदिरों और ऐरण के वराह जैसी बेमिसाल मूर्ति कला को इंस्पायर किया। भक्ति की इस ताकत को अप्पार के इस बेहद पावरफुल तमिल कविता में देखा जा सकता है, जो करीब 1400 साल पहले रची गई थी। उन्होंने लिखा था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे समाज सबसे नीचा मानता हो, लेकिन अगर उसके मन में भगवान के लिए सच्ची भक्ति है, तो वो व्यक्ति भी उनके लिए किसी देवता से कम नहीं है। ये सोच उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी थी। और यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार हिस्टोरिकल फैक्ट भी जान लेना चाहिए। क्या आपको पता है कि हिंदू शब्द असल में एक जियोग्राफिकल टर्म है? जी हाँ, ये नाम सिंधु नदी यानी इंडस रिवर से निकला है। शुरुआत में अरबों और ईरानियों ने इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों की पहचान के लिए किया था जो इस नदी के पूर्व में रहते थे, और फिर धीरे धीरे उनकी अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को बताने के लिए इसका प्रयोग होने लगा। खैर, अब रुक करते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक का, जो है ईसाई धर्म का आगमन। अब हमारा ध्यान भारत से थोड़ा शिफ्ट होकर पश्चिम एशिया की ओर जाता है, जहां एक बिल्कुल नया ग्लोबल धर्म आकार ले रहा था, तो जल्द ही भारत के तटों तक पहुंचने वाला था। ईसाई धर्म की शुरुआत आज से करीब 2000 साल पहले वेस्ट एशिया में हुई थी। रोमन साम्राज्य के बेथलेहम में जन्मे ईसा मसीह ने लोगों को बताया कि वो इस दुनिया के उद्धारकर्ता हैं। उनका मुख्य संदेश बहुत ही सिंपल और पावरफुल था। दूसरों के साथ प्यार और भरोसे से वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्कुल भक्ति आंदोलन की ही तरह ईसाई धर्म ने भी अपने प्यार और समानता के इसी संदेश की वजह से आम लोगों को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया। अगर आप बाइबल की इन पंक्तियों को देखें तो आपको ईसा मसीह की बुनियादी शिक्षाओं का सार समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा था, धन्य हैं वो जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। ये शब्द महज उपदेश नहीं थे, बल्कि उस दौर के बड़े बड़े साम्राज्यों में शांति और इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत संदेश लेकर आए थे। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उन्हीं प्राचीन ग्लोबल ट्रेड रूट्स के जरिए, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, शुरुआती ईसाई उपदेशक ईसा मसीह की मृत्यु के महज 100 साल के भीतर ही भारत के पश्चिमी तट यानी केरल पहुंच गए थे। क्या आपको पता है कि केरल के जो सीरियन क्रिश्चियंस हैं, वो आज भी दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक माने जाते हैं? तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर का अंत हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ जहां विदेशी तीर्थयात्री भारत के बौद्ध ज्ञान को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शुरुआती ईसाई प्रचारक केरल के तटों पर अपना नया घर बना रहे थे। तो क्या प्राचीन भारत की असली ताकत अपना ज्ञान पूरी दुनिया को बांटने में थी, या फिर दुनिया भर के नए विश्वासों को बड़ी ही सहजता से अपने भीतर समा लेने में? इस दिलचस्प सवाल पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।